मेरे क्यूरियस एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपके साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 8 साइंस का जो हमारा चैप्टर 2 है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई, उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले के लेक्चर्स में मैं ऑलरेडी इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट आपको समझा चुकी हूँ। अगर आपको वो लेक्चर्स देखने हैं तो आप उनको ऊपर आई बटन पे टैप करके देख सकते हैं या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है वेरियस पार्ट्स ऑफ अ सेल आर गिवन बिलो। यहाँ पे अलग अलग जो है सेल के कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, पार्ट्स दिए हुए हैं। राइट देम इन अप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है आपको क्या करना है, इन पार्ट्स को इन डायग्राम में फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि ओनली एनिमल सेल, तो सिर्फ एनिमल सेल में इन जो है हमारे डायग्राम में जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं। फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि बैक्टीरियल सेल में कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। फिर यहाँ पर है कि सिर्फ प्लांट सेल में क्या पाया जाता है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ सेंटर में बना हुआ है कि आखिर तीनों में कौन से पाए जाते हैं, तीनों में कॉमन कौन से हैं। तो आइए देख लेते हैं पार्ट्स क्या क्या हैं। न्यूक्लियस, यहाँ पे प्लांट, देखिए प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया की बात हो रही है। तो न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, प्लांट में, एनिमल में। लेकिन अगर बात करें बैक्टीरिया की तो उसमें न्यूक्लियोइड पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोइड कहाँ पाया जाएगा, सिर्फ बैक्टीरिया में। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो है उसके पास क्या होती थी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस होती थी, ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। अब बात करें साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म तो सब में ही पाया जाता है। साइटोप्लाज्म जो है वो एक जेली लाइक मैट्रिक्स है, न्यूक्लियस और हमारे सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है और ये प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया सब में पाया जाता है। सेल वॉल जो है वो प्लांट और बैक्टीरिया में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन भी जो है वो प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया तीनों में ही पाया जाता है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि कौन सा जो पार्ट है वो किस में पाया जा रहा है और उस हिसाब से अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे ओनली इन प्लांट सेल क्या पाया जा रहा है, इनमें से कौन सा है जो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जा रहा है, वो है क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ऐसे करके आपको जो है ये पूरा फिल करना है। अब तीनों में क्या पाया जा रहा है, तीनों में सेल मेम्ब्रेन पाई जा रही है, तीनों में हमारा जो है साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है। ऐसे करके यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म लिख देंगे। मैंने पूरा सेग्रीगेशन जो है आपको दे दिया है, आगे आप जो है फिल कर लीजिएगा। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंदी टुक 2 test tubes and marked them A and B. She put 2 spoonfuls of sugar solution in each of the test tubes. आनंदी ने क्या किया, 2 टेस्ट ट्यूब लिए, उनका नाम दिया A और B और दोनों टेस्ट ट्यूब्स में क्या किया, उसमें शुगर डाल दिया। इन टेस्ट ट्यूब बी शी एडेड स्पूनफुल ऑफ ईस्ट। अब उसने टेस्ट ट्यूब बी में क्या किया, उसने टेस्ट ट्यूब बी में क्या डाल दिया, ईस्ट भी डाल दिया। तो पहले दोनों में शुगर सोल्यूशन डाला, फिर उसने उसमें क्या कर दिया, ईस्ट भी डाल दिया। अब उसके पास जो है बलून्स रखे थे, तो बिल्कुल पचके हुए बलून नहीं या फिर बिल्कुल फूले हुए नहीं, थोड़ी सी हवा वाले बलून्स को इसने क्या किया, उन दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स के मुंह पे लगा दिया। ठीक है, she kept set up in a warm place away from sunlight। अब उसने क्या किया, एक वार्म प्लेस पे, जहाँ पे धूप तो नहीं थी लेकिन इतनी जो है वार्म प्लेस थी, तो वहाँ पर क्या करा, उसने अपने इस सेटअप को ले जाके रख दिया। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे क्या हो रहा है। तो इन What do you predict will happen after 3-4 days? She observed that the balloon attached to the test tube B was inflated. What can be the possible explanation for this? अब यहाँ पे पूछ रहा है आखिर 3-4 दिन के बाद आप क्या देखेंगे। तो उसने देखा कि जो बलून था हमारे टेस्ट ट्यूब B का वो इन्फ्लेट हो गया था, वो क्या हो गया था, फूल गया था। ठीक है, तो आखिर इनमें से क्या करेक्ट रीजन हो सकता है इस चीज के लिए। आइए रीजन पढ़ते हैं। वाटर evaporated in test
ट्यूब बी एंड फिल्ड द बलून विद द वाटर वेपर। तो हमने उसको कहीं से वार्म प्लेस में तो रखा था, लेकिन इतनी गर्मी वाली जगह में थोड़ी ना रखा था कि वाटर बॉईल होके जो है इवेपोरेट होने लगे और उसकी वजह से जो हमारा बलून है वो फूल जाए। तो ये तो गलत चीज हो गई। द वार्म एटमॉस्फेयर एक्सपैंडेड द एयर इनसाइड द टेस्ट ट्यूब बी व्हिच इन्फ्लेटेड द बलून। अब ये गलत इसलिए है कि इतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर वार्म नहीं था कि अंदर की जो हवा है वो बिल्कुल फूल जाए, हमने डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा था। ईस्ट प्रोड्यूस्ड अ गैस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब बी which inflated the balloon। जो इस ईस्ट थी जो प्रेजेंट थी हमारे किधर, टेस्ट ट्यूब बी में, उसने गैस रिलीज करी। और जब ईस्ट ने गैस रिलीज करी, कौन सी गैस रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। जब उसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करी तो उस गैस रिलीज होने की वजह से वो गैस फिल हो गई हमारे बलून में और वो बलून जो है फूल गया। ठीक है, तो ये तो करेक्ट आंसर है। शुगर रिएक्टेड विद वार्म एयर विच प्रोड्यूस्ड गैस इवेंचुअली इन्फ्लेटिंग द बलून। अब शुगर जो है वो क्या हो रहा है, वो वार्म एयर से जो है रिएक्ट कर रहा है। नहीं, शुगर जो है उसको यूज कर लिया था ईस्ट ने और उसने गैस प्रोड्यूस की, कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए हमारा जो बलून है उस कार्बन डाइऑक्साइड से फूला। ये शुगर जो है वो वार्म एयर से रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है हमारा ईस्ट ने गैस प्रोड्यूस करी। ईस्ट जो है टेस्ट ट्यूब बी में वो फर्मेंट कर रहा है किसको, शुगर सॉल्यूशन को, और गैस प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। और उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से जो हमारा बलून है वो इन्फ्लेट हो रहा है। टेस्ट ट्यूब ए में ईस्ट है ही नहीं, तो जब ईस्ट नहीं है तो कोई भी गैस प्रोड्यूस नहीं हो रही है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। शी टुक अनदर टेस्ट ट्यूब 1/4 फिल्ड विद लाइम वाटर। अब ये लाइम वाटर वापस से आ गया हमारे पास। उसने क्या किया, हमको ये याद रखना है कि कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई थी टेस्ट ट्यूब बी में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब उसने क्या किया, इस सेटअप को के साथ एक और चीज़ करी, उसने एक और टेस्ट ट्यूब लिया और उसको जो है उसमें 1/4 जो पार्ट था उसमें डाल दिया उसने लाइम वाटर। व्हाट इज लाइम वाटर, लाइम वाटर होता है चूने का पानी। हिंदी में बिल्कुल यही समझना है कि चूने का पानी होता है लाइम वाटर को, वो नहीं समझना है कि नींबू वाला पानी, नहीं, लाइम वाटर इज चूने का पानी। ठीक है, शी रिमूव द बलून फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब बी इन सच अ मैनर दैट द गैस इनसाइड द बलून डिड नॉट एस्केप। शी अटैच द बलून टू द टेस्ट ट्यूब विद लाइम वाटर एंड शुक इट वेल। व्हाट डू यू थिंक शी वांट्स टू फाइंड आउट। तो अब क्या कर रही है वो, उसने क्या किया कि जो हमारा टेस्ट ट्यूब बी था उससे बलून को जो है ऐसे निकाला, उसका ऐसे मुंह पकड़ के निकाला कि जो गैस थी वो बाहर नहीं निकल जाए। और उसके बाद उसने इस बलून को जो है अटैच कर दिया जो नया वाला टेस्ट ट्यूब था जिसमें लाइम वाटर था उसके मुंह से। और उसके बाद इसने क्या किया, इसने जो है उसको अच्छे से शेक किया। जो हमारा बलून था जो अब हमने लाइम वाटर वाले टेस्ट ट्यूब में रख दिया, उस टेस्ट ट्यूब के अच्छे से शेक कर दिया। तो आखिर ये क्या फाइंड आउट करना चाह रही है। तो स्टूडेंट्स, जब लाइम वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिक्स होता है, जब लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स होगा तो लाइम वाटर मिल्की कलर का चेंज हो जाता है। और वो बताता है, वो ये कंफर्म करता है कि जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यही जो है वो टेस्ट करना चाह रही है। तो वो टेस्ट करना चाह रही है कि जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है कि नहीं। ठीक है, जब गैस जो है पास होती है लाइम वाटर से तो लाइम वाटर मिल्की चेंज हो जाता है। अगर लाइम वाटर मिल्की चेंज हो रहा है तो ये कंफर्म करता है कि जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो कौन सी गैस है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो हमको वापस से रिवाइज हो गया कि ईस्ट जो है वो कौन सी गैस प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर रहा है। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करने की वजह से जो हमारे ब्रेड के डो होते हैं, जो हमारे केक के डो होते हैं वो फ्लफी बनते हैं, उनमें बहुत सारी एयर होती है। ठीक है, और साथ ही साथ हमने ये भी रिवाइज कर लिया कि लाइम वाटर जो है उसको हम यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस टेस्ट करने के लिए। अगर हमने गैस पास करी है, उसने लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर दिया है, तो उसने क्या किया, कंफर्म कर दिया कि ये जो गैस थी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी।
ठीक है, आ गई बात समझ में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर वाज प्लांटिंग व्हीट क्रॉप्स इन हिज फील्ड, ही एडेड नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर टू द सॉइल टू गेट अ गुड यील्ड ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, इन द नेबरिंग फील्ड अनदर फार्मर वाज ग्रोइंग बीन क्रॉप्स बट शी प्रेफर्ड नॉट टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू गेट हेल्दी क्रॉप्स। कैन यू थिंक ऑफ द रीजन? तो यहाँ पर बात यह है कि एक फार्मर ने जो है उसने व्हीट क्रॉप्स लगाए अपनी फील्ड में, लेकिन उसने जो है नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर डाला, और दूसरी जो उसके बगल वाली जो खेत थी उसके जो फार्मर थी उनने क्या किया, उन्होंने जो है बीन क्रॉप्स लगाए और उन्होंने कोई भी जो है खाद वगैरह बाहर का केमिकल फर्टिलाइजर डाला, लेकिन उनके जो क्रॉप्स थे उसको भी उन्होंने जो है हेल्दी ही मिले। तो आप क्या इसका रीजन सजेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, हमने पढ़ा था किसके बारे में, राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा था कि जो हमारे लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं। तो बीन्स क्या हैं, लेग्यूम प्लांट्स हैं विच फॉर्म अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद राइजोबियम बैक्टीरिया इन देयर रूट नोड्यूल्स। क्या कहने का मतलब है कि जो बीन्स होते हैं वो लेग्यूम प्लांट्स में पाए जाते हैं। लेग्यूम प्लांट्स कौन से होते हैं, जैसे बीन्स हो गए, जैसे लेंटिल्स हो गए, जैसे पी हो गई, ये सारे हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। और ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं उनमें स्वॉलन रहते हैं रूट्स, और वो स्वॉलन रूट्स क्या कहलाते हैं, नोड्यूल्स। उन नोड्यूल्स के अंदर रहते हैं ये राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, तो प्लांट्स किसके साथ है, किसके साथ साथ रह रहा है, बैक्टीरिया के साथ साथ रह रहा है। उनके रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको चेंज करते हैं किस में, इस फॉर्म में कि प्लांट जो है उनको यूज कर सके। जो एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ये जो हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया उनको ट्रैप कर लेते हैं और इस फॉर्म में चेंज करते हैं कि हमारा जो प्लांट है वो उसको यूज कर पाए। ठीक है, therefore bean can obtain nitrogen naturally via rhizobium, so the second farmer may not need additional nitrogen fertilizer। तो जो beans हैं वो क्या कर रहे हैं, वो naturally जो है उनके पास राइजोबियम प्रेजेंट है, इसलिए उनके पास naturally नाइट्रोजन जो है वो आ रहा है, इसलिए जो है उनको ज़रूरत नहीं है अलग से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालने के लिए। ऑल्सो यूजिंग लेग्यूम्स improve soil nitrogen content, benefiting subsequent क्रॉप्स। तो जो हमारा लेग्यूम्स है वो क्या इंप्रूव करते हैं, सॉइल में जो नाइट्रोजन का कंटेंट है, सॉइल में भी वो नाइट्रोजन का जो कंटेंट है उसको बढ़ाते हैं। तो अगली बार जो क्रॉप लगाएगा ये फार्मर उसमें क्या होगा, ऑलरेडी सॉइल में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उस क्रॉप में भी जो है नाइट्रोजन कंटेंट अच्छा मिलेगा, वो क्रॉप ऑलरेडी हेल्दी हो जाएगी। इसलिए जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो क्रॉप्स के साथ रोटेशन में जो है लेग्यूम्स लगाते रहते हैं, सो दैट जो फर्टिलिटी है वो अच्छी रहे, वो मेंटेन रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Snehal dug 2 pits, A and B, in her garden. In pit A, she put fruit and vegetable peels and mixed with dried leaves. अब स्नेहल ने क्या किया, अपने गार्डन में 2 गड्ढे बनाए, एक पिट A, एक पिट B। पिट A में उसने क्या किया, उसने फ्रूट और वेजिटेबल के पील्स डाले और उसके साथ साथ उसने ड्राइड लीव्स डाले, जो सूखे पत्ते थे गार्डन के वो भी डाला। और पिट B में उसने जो है सिर्फ वेस्ट डाला विदाउट मिक्सिंग इट विद ड्राइड लीव्स, जो पील्स थे, जो छिलके थे सब्जी के, फ्रूट्स के, सिर्फ पिट बी में वो ही डाला, उसमें ड्राइड लीव्स नहीं डाली उसने। She covered both the pits with soil and observed after 3 weeks. What is she trying to test? उसने क्या किया, दोनों पिट को कवर कर दिया और उसके बाद जो है उसने 3 हफ्ते के बाद ऑब्जर्व करा वापस से कि आखिर क्या चेंजेस आए। तो आप बताइए कि आखिर क्या वो जो है चेंज करने की कोशिश, क्या वो जो है टेस्ट करने की कोशिश कर रही है, ये एक्सपेरिमेंट करके वो क्या देखना चाह रही है, ये हमको जानना है। तो स्नेहल जो है वो टेस्ट करना चाह रही है कि आखिर जो ड्राइड लीव्स हैं वो कैसे हेल्प करते
करती हैं कंपोस्टिंग में। कहने का क्या मतलब है कि जो मैन्योर बन रहा है, हमने ये पढ़ा था कि आप जो ड्राइड लीव्स हैं, आपके जो पील वगैरह हैं, जो किचन वेस्ट हैं, उसको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको जो है डीकम्पोज करते हैं, मतलब उनको खा जाते हैं, ईट कर लेते हैं और उसको चेंज करते हैं मैन्योर के फॉर्म में, जो कि सॉइल वगैरह की फर्टिलिटी बढ़ाता है। वो तो नेचुरल जो है मैन्योर बन गया, नेचुरल खाद बन गया। वैसे ही जो वो टेस्ट करना चाह रही है वो ये है कि आखिर ड्राइड लीव्स कैसे ये मैन्योर के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो पिट ए में उसने जो है पील्स के साथ लीव्स भी डाले और पिट बी में जो है उसने लीव्स नहीं डाले। तो थोड़े दिनों बाद वो देखेगी जो पिट ए है उसमें अच्छा डिकम्पोजिशन, मतलब उसमें जो मैन्योर का फॉर्मेशन हुआ वो जल्दी हुआ है, फास्टर बना है, और जो कंपोस्ट बना है या फिर जो मैन्योर बना है, जो खाद बनी है वो अच्छी बनी है। लेकिन पिट बी में जो है वो स्लो है फॉर्मेशन, उसमें लीव्स नहीं थे। और अभी मैं बताती हूँ लीव्स का क्या काम होता है। जो लीव्स हैं वो पिट बी में नहीं थे और इसलिए वहाँ पर जो मैन्योर बना वो स्लोली बना, वहाँ पे जो डिकम्पोजिशन हो रहा था वो धीरे धीरे हुआ और स्मेल जो थी वो भी वहाँ पर बुरी आ रही थी। तो पिट बी में जहाँ लीव्स नहीं थी वहाँ पे स्मेल भी बुरी आ रही थी, स्लो जो है फॉर्मेशन भी हो रहा था मैन्योर का। पिट ए में अच्छी खाद जो है, अच्छी नेचुरल खाद बनी थी। ये दिखाता है कि ड्राइड लीव्स जो हैं वो एक तो हमारे कार्बन का सोर्स हैं। अब जब कार्बन की बात आती है तो कार्बन की प्रेजेंस होने की वजह से जो हमारा फॉर्मेशन है मैन्योर का वो अच्छा होता है, साथ ही साथ स्मेल जो है वो भी नहीं आती है। हेल्प्स किचन वेस्ट डीकम्पोज प्रॉपरली। लीव्स जो हैं वो किसका सोर्स हैं, कार्बन का सोर्स हैं। तो जब हमने कार्बन का सोर्स ऐड कर दिया पिट ए में तो क्या हुआ, जो डीकम्पोजिशन था, जो हमारा जो टूट रही थी चीज़ें, जो चीज़ें सड़ के और फिर मैन्योर बना रही थी, वो अच्छे से हुआ, प्रॉपरली हुआ और हमको नेचुरल मैन्योर मिला। ठीक है, तो यही जो है वो जो हमारी स्टूडेंट है वो चेक करना चाह रही थी। ऑल राइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर ये जो सेंटेंस है ये कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताना चाह रहा है। आई लिव इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरमेंट एंड इनसाइड योर गट। तो ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हर एनवायरमेंट में रहता है, इनफैक्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर भी इसको पाया जाता है। तो ये क्या है, ये है बैक्टीरिया। मैंने आपको बताया था कि हमारे जो गट है उनमें लैक्टोबैसिलाई पाया जाता है, ई कोलाई पाया जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये क्या, इनको हम कहते हैं यूबिक्विटस, मतलब कि हर जगह पाए जाने वाले। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है वो हमारे गट में भी पाया जाता है, हर तरीके के एनवायरनमेंट में, सॉइल में, वाटर में, एयर में और हमारी बॉडी में भी पाया जाता है। ठीक है, तो हमने इसको पहचान लिया, ये क्या है, ये है बैक्टीरिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई मेक ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड फ्लफी। मैं वो हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो केक को, ब्रेड को क्या करता हूँ, सॉफ्ट और फ्लफी बनाता हूँ। तो ये तो है ईस्ट। ईस्ट क्या है, एक फंगस है। ये बेकिंग में यूज़ होता है, फर्मेंटेशन में यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि शुगर को ये ब्रेक करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, उसकी वजह से जो डो है, जो हमारा फ्लोर से हमने डो बनाया था वो फ्लफी हो जाता है और राइज करता है, तो और सॉफ्ट और फ्लफी हो जाता है। तो कौन है जो ब्रेड और केक को सॉफ्ट और फ्लफी बना रहा है, ईस्ट है, और ईस्ट एक फंगस होती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, आई लिव इन रूट्स ऑफ पल्स क्रॉप्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर देयर ग्रोथ। ये तो अभी मैंने बताया कि ये जो है वो रूट्स में रह रहा है, पल्स क्रॉप्स के मतलब कि लेग्यूम्स के, किसमें, लेग्यूम्स के ये रूट्स में रह रहा है। लेग्यूम्स में नोड्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, राइजोबियम बैक्टीरिया, और वो नाइट्रोजन को जो है ट्रैप करती है और उससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, प्लांट जो है नाइट्रोजन यूज करके अच्छा ग्रोथ अपनी करता है। तो ये क्या है, राइजोबियम।
ठीक है। राइजोबियम क्या है? एक बैक्टीरिया है, ये रूट्स में रहता है और नाइट्रोजन को जो है फिक्स करता है और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है प्लांट को, साथ ही साथ जो हमारी सॉइल है उसकी भी फर्टिलिटी को ये बढ़ाता है। ठीक है, आइए ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है डिवाइस एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीड ऑप्टिमल टेम्परेचर, एयर एंड मॉइस्चर फॉर देयर ग्रोथ। हमको क्या करना है? अब तो हम खुद छोटे साइंटिस्ट बन चुके हैं, तो हमको एक एक्सपेरिमेंट खुद बनाना है और खुद डिज़ाइन करके ये टेस्ट करना है कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ग्रो करने के लिए एक फिक्स्ड ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए होता है, अच्छी मतलब उनको कैसा एयर, कैसा टेम्परेचर और कितना मॉइस्चर जो है चाहिए होता है उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए। ठीक है, आइए हम वो एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं। हमको क्या करना है? ब्रेड की स्लाइसेस लेनी है और उन्हीं ब्रेड की स्लाइसेस को 3-4 स्लाइस ले लीजिए और अलग अलग कंडीशन में जो है रखिए और फिर उसको छोड़ दीजिए और कुछ दिनों बाद उसको ऑब्जर्व करिए। सबसे पहला हम कौन सी कंडीशन में रखेंगे? वार्म और मॉइस्ट कंडीशन में, ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ी गर्मी भी हो, थोड़ा मॉइस्चर भी हो। मैंने आपको बताया था कि थोड़ी सी वार्म कंडीशन है, ह्यूमिड कंडीशन है, मॉइस्ट है कंडीशन, वहाँ पर ग्रोथ जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सबसे अच्छी होती है। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो मोल्ड है, हमारे जो मोल्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, कभी आपने देखा होगा ब्रेड खराब होती है तो उसके ऊपर ऐसा पाउडरी सब्सटेंस बन जाता है, वो जो मोल्ड है वो क्या है? वो भी फंजाई का एक वो फैमिली का है। वो मोल्ड जो है वो सबसे अच्छा ग्रो करेगा अगर वार्म और मॉइस्ट कंडीशन होगी। दूसरा जो आपने ब्रेड रखा वो कहाँ रख दीजिए? फ्रिज में रख दीजिए। अब वो वहाँ पर आप देखेंगे कि लिटिल ग्रोथ, या फिर बहुत दिनों तक रखा तो थोड़ी बहुत ग्रोथ आएगी, नहीं तो ग्रोथ नहीं आएगी। फ्रिज में क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो है, वहाँ पर ग्रोथ जो है अच्छे से नहीं हो पाती है, तो वो टेम्परेचर इसके लिए सूटेबल नहीं होता है। फिर आप ड्राई कंडीशन में रख दीजिए जहाँ पे मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी सिचुएशन में ऐसे रखिए कि जहाँ बिल्कुल मॉइस्चर नहीं, वहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल ग्रोथ नहीं होगी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। फिर आप एयर टाइट कंडीशन में रख दीजिए। यहाँ पे जो एयर की टेस्टिंग के लिए बोल रहे हैं, ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ एयर ही नहीं है। वहाँ पे भी आप देखेंगे कि या तो बहुत लिटिल ग्रोथ आएगी, नहीं तो ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। तो सबसे ऑप्टिमल टेम्परेचर क्या है? वार्म और मॉइस्ट कंडीशन है। तो ये दिखाता है कि माइक्रोब्स को जो है सूटेबल टेम्परेचर, मॉइस्चर और एयर तीनों की ही ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हमको टेम्परेचर भी सूटेबल चाहिए, मॉइस्चर भी चाहिए, ड्राई सिचुएशन नहीं चाहिए, और एयर भी चाहिए, सो दैट इनकी ग्रोथ जो है अच्छे से हो पाए। ऑलराइट, ये हमने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है take 2 slices of bread, place 1 slice in a plate near the sink and place the other slice in the refrigerator. Compare after 3 days. Note your observations, give reasons for your observation. अब हमको क्या करना है? 2 ब्रेड की स्लाइस लेनी है। पहला ब्रेड का जो स्लाइस है आप उसको जहाँ पे आप बर्तन वॉश करते हैं उस सिंक के पास रख दीजिए। दूसरा जो है आप स्लाइस को फ्रिज में रख दीजिए। अब 3 दिन के बाद आप जो है ऑब्जर्व करिए कि आखिर क्या हुआ। इसके पहले के क्वेश्चन में भी हमने किया था। आप देखेंगे तो सिंक के पास वाला जो एरिया है उस पे वहाँ पर जो है वार्मथ भी है, मॉइस्चर भी है, पानी की वजह से एयर भी प्रेजेंट है। तो वो टेम्परेचर कैसा है? वो टेम्परेचर, एयर, मॉइस्चर सब मिल रहा है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो मोल्ड है वो क्या करेगा? वो अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है, तो सिंक के पास वाली जो ब्रेड है उसमें मोल्ड ग्रो करेगा क्योंकि वार्म और मॉइस्ट कंडीशन मिलेगा और उससे जो है अजीब सी स्मेल भी आने लगेगी। ठीक है, वो ब्रेड को जो है खराब करने लगेगा। वेयर आज जो आपने फ्रिज में रखी है ब्रेड, वहाँ पर क्या होगा? या तो बिल्कुल ही कम ग्रोथ होगी या तो ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है। अब स्लो टेम्परेचर में जो है वो माइक्रोब्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रीज़न क्या है? वार्म और मॉइस्ट के वजह से और अच्छी एयर की वजह से जो ग्रोथ है हमारे मोल्ड की, जो कि फंजाई ग्रो होता है, वो कैसा है? बैक्टीरिया में बहुत अच्छे से बहुत सारे जो फंजाई है और बैक्टीरिया जो ग्रो कर रहे हैं वार्म मॉइस्ट कंडीशन में, अच्छे एरिएटेड जगहों पे अच्छी से उनकी ग्रोथ होती है। लेकिन जब टेम्परेचर कोल्ड हो जाता है जैसे कि फ्रिज में, तो जो ग्रोथ होती है वो स्लो हो जाती है। जो माइक्रोब्स
का मेटाबॉलिज्म है, साथ ही साथ उनका जो रिप्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, वो डिवाइड नहीं कर पाते फटाफट से, वो बढ़ नहीं पाते हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो है फ्रिज में रखा हुआ कोई चीज़ बहुत दिनों तक चलती है, वो खराब नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे माइक्रोब्स की जो है ग्रोथ के लिए उसको उतना अच्छा टेम्परेचर नहीं मिल पाता है, बहुत कम टेम्परेचर है, तो उसकी वजह से वो जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स दैट व्हेन कर्ड इज लेफ्ट आउट फॉर अ डे इट बिकम्स मोर सावर। एक जो स्टूडेंट है वो ये ऑब्जर्व करता है कि जब एक कर्ड था, दही थी कटोरी में, उसको क्या कर दिया हमने, बाहर ही रख दिया पूरे दिन भर के लिए, तो 24 घंटे बाद जो है वो बहुत खट्टा हो गया। व्हाट कैन बी टू पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। इसके लिए आखिर आप क्या दो एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अगर दही को बाहर रख दिया तो बाहर टेम्परेचर, वार्मथ, जो हमारी वार्म टेम्परेचर है, हमको एयर, मॉइस्चर सब मिल रहा है, तो क्या होगा वहाँ पे हमको पता है लैक्टोबैसिलाई प्रेजेंट होती है, वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है, तो उस लैक्टोबैसिलाई को बहुत ही अच्छा टेम्परेचर मिला, बहुत ही सूटेबल कंडीशन मिला, किस चीज़ के लिए, ग्रोथ के लिए, डिवाइड करके रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो बहुत सारे लैक्टोबैसिलाई मिल गए उसको, इसलिए बाहर रखी हुई दही जो है वो जल्दी जल्दी से हमको खट्टी जो है टेस्ट करने लगती है। ठीक है, तो जो लैक्टिक एसिड है बैक्टीरिया में वो कन्वर्ट करता रहता है मिल्क शुगर को लैक्टिक एसिड में। ठीक है, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, किसकी बात कर रहे हैं, लैक्टोबैसिलाई की। ठीक है, लैक्टोबैसिलाई जो है, जो हमारा लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया है वो क्या कर रहा है, जो हमने पढ़ा था मिल्क शुगर कौन सी होती है, लैक्टोज, लैक्टोज को चेंज करता है लैक्टोबैसिलाई लैक्टिक एसिड में, और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से जो है हमारा जो कर्ड है वो खट्टा जो है होने लगता है। ठीक है, if the curd is kept in warm place the bacteria multiply faster producing more lactic acid and making the curd sourer। और अगर बाहर रखा हुआ है तो जो हमारा कर्ड है उसमें लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनेगा, लैक्टिक एसिड हमको पता एसिड है, सावर इन टेस्ट होगा, तो क्या होगा, हमारा जो कर्ड है वो हमको खट्टा लगने लगेगा। तो पहला हमारा जो लैक्टोबैसिलाई है वो एसिडिटी बढ़ा रहा है, दूसरा बैक्टीरिया जो है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है और वो जो है हमारे खट्टे दही को खट्टा कर रहा है। ठीक है, आ गई बात समझ में। आइए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये है ऑब्जर्व द सेटअप गिवन इन फिगर 2.15 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और एक सेटअप है, आइए इसको ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनके आंसर्स ढूंढते हैं। तो पहला, व्हाट हैपेंस टू द शुगर सॉल्यूशन इन फ्लास्क ए। आप देखिए कि आप जो है शुगर सॉल्यूशन ने आपने क्या करा, यहाँ पर डाला, शुगर सॉल्यूशन के साथ हमने ईस्ट डाला है, तो आप देखेंगे कि सिर्फ किसकी बात हो रही है, सिर्फ ए की बात हो रही है, अभी बी की बात नहीं हो रही है, सिर्फ ए की बात हो रही है। तो जब आप देखेंगे कि ईस्ट हमने डाला और उसके साथ साथ शुगर सॉल्यूशन डाला, तो हमको पता है कि ईस्ट जो है उसका फूड है क्या, शुगर, शुगर को जो है वो यूज़ करेगा और कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ईस्ट के साथ जब शुगर आया तो वो क्या करेगा, फर्मेंट करेगा शुगर को, ईस्ट जो है शुगर को फर्मेंट करेगा, मतलब कि ब्रेक डाउन होगा शुगर का और चेंज करेगा इसको किस में, अल्कोहल में। ईस्ट में हमने पढ़ा था कि जब हमने डो में, अपने फ्लावर में जो है क्या डाला था, हमने आटे में ईस्ट डाला था, उसमें थोड़ा सा शुगर डाल के गर्म पानी से जब उसको गूदा था या फिर हमने उसको नीड किया था, तो जो डो बना था उसकी स्मेल थोड़ी अलग थी क्योंकि उसमें थोड़ा सा अल्कोहल का भी प्रोडक्शन हो रहा था। तो ईस्ट जब फर्मेंट होता है तो वो क्या बनाता है, थोड़ा सा अल्कोहल बनाता है और कौन सी गैस रिलीज करता है, वो जो डो थी वो फ्लफी क्यों बनी थी, वो राइज क्यों हो रही थी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो क्यों हमारा जो शुगर सॉल्यूशन है आखिर वो क्या कर रहा है, क्या हो रहा है शुगर सॉल्यूशन के साथ, उस शुगर सॉल्यूशन को यूज़ कर रहा है हमारा ईस्ट, और ईस्ट जो है थोड़ी सी अल्कोहल बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर रहा है उस शुगर को फर्मेंट करके। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है
what do you observe in the test tube B after 4 hours? What do you think this happens? तो टेस्ट ट्यूब बी में क्या है? टेस्ट ट्यूब बी में हमारे पास है लाइम वाटर। अब आपको ये सोचना है कि आखिर जो लाइम वाटर है वो क्या करता है। तो लाइम वाटर जो है वो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी प्रेजेंस में मिल्की टर्न हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे? हम यही करेंगे कि जो हमारा टेस्ट ट्यूब बी है उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे जो गैस पास हो, यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस हो रही है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो इससे पास होकर, इस ट्यूब से पास होकर यहाँ पर आएगी और इस लाइम वाटर को जो है धीरे धीरे मिल्की चेंज करेगी। ठीक है, तो लाइम वाटर जो है वो मिल्की टर्न हो जाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है फ्लास्क ए से वो मूव करके जा रही है टेस्ट ट्यूब बी में और रिएक्ट कर रही है लाइम वाटर से, और वो जो मिल्की सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है वो क्या होता है? वो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। वो जो मिल्की सब्सटेंस है उसका क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि लाइम वाटर को हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, तो ये हमारा जो था सेकेंड पार्ट वो भी हमने देख लिया। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ ईस्ट वाज नॉट एडेड इन फ्लास्क ए? तो अगर आपने इस फ्लास्क ए में ईस्ट ऐड ही नहीं किया होता तो क्या होता? तो हमारे शुगर का फर्मेंटेशन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज होती, जो लाइम वाटर है वो मिल्की भी टर्न नहीं होता। ठीक है, तो क्या होता कि कोई फर्मेंटेशन नहीं होता, ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती, और जो लाइम वाटर है वो रिमेन क्लियर, वो क्लियर ही रहता, वो ट्रांसपेरेंट ही रहता, वो मिल्की चेंज नहीं होता। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये थे हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जिनको हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व कराऊंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पे। साथ ही साथ ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में अवेलेबल हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश भी हाई क्वालिटी में अवेलेबल है। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।